आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है सिर्फ एक वीकेंड में मतलब 48 घंटों में एक सफल बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन हमारे स्रोत नोआ केगन की किताब $1 मिलियन वीकेंड का यही दावा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक किताबी ख्याल नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। हाँ। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्सों को परत दर परत समझेंगे, पर ये सिर्फ कैसे करें वाली गाइड नहीं है। सही कहा। असल में ये एक बड़े सवाल को भी कुरेदती है। क्या हम एक बिजनेस बना रहे हैं जो हमारी जिंदगी को चलाए, या हम एक ऐसी जिंदगी डिजाइन कर रहे हैं जिसे हमारा बिजनेस सपोर्ट करे। बिल्कुल। आज हम इस किताब के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट से शुरू करते हैं। शुरू करने का डर। हाँ, शुरू करने का डर। इस किताब का एक केंद्रीय विचार यही है, अभी करो, कैसे नहीं, मतलब नाउ नॉट हाउ। नाउ नॉट हाउ। ज्यादातर लोग एक परफेक्ट प्लान बनाने में, एक खूबसूरत वेबसाइट डिजाइन करने या हर छोटी मोटी चीज को समझने में महीनों सालों लगा देते हैं। हाँ, सालों लगा देते हैं, और नतीजा कुछ नहीं, वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। ये बात दिलचस्प है क्योंकि हमारी पूरी परवरिश तो पहले सोचो फिर करो पर आधारित होती है। हमें सिखाया जाता है कि भाई बिना पूरी तैयारी के कोई काम मत करो। तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि बिजनेस शुरू करते वक्त हमें अपनी इस कंडीशनिंग के खिलाफ जाना होगा? एक तरह से हाँ। लेखक का तर्क है कि असल सीख जो है वो काम करने से मिलती है, सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से नहीं। अच्छा। जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाता है। नोआ केगन अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्हें 2006 में फेसबुक से निकाल दिया गया था। हाँ, मैंने पढ़ा था ये। उस वक्त उन्हें लगा कि वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन यही नाकामी उनके लिए एक लॉन्च पैड बनी, क्योंकि इसने उन्हें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर किया। इसी एक्शन लेने वाली सोच से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है फ्रीडम नंबर का। हाँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें करोड़पति बनना है, जो इतना बड़ा और डरावना लक्ष्य है कि वो वहीं जम जाते हैं। लेकिन ये किताब एक अलग नजरिया देती है। हाँ, ये कहती है कि अपना फ्रीडम नंबर पता करो, मतलब हर महीने की बस उतनी आमदनी जितनी आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए। आपके बिल, आपका किराया। हाँ, थोड़ा घूमना फिरना। ये $1 मिलियन के पहाड़ जैसा नहीं है। ये एक छोटी चढ़ने लायक पहाड़ी जैसा लक्ष्य है। बिल्कुल। इससे रास्ता साफ और हासिल करने लायक नजर आता है। ठीक है, तो लक्ष्य छोटा हो गया, डर कम हो गया, लेकिन फिर भी किसी से पहली बार अपने आइडिया के लिए पैसे मांगना, ये तो बहुत मुश्किल है। यहीं पर किताब का सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट आता है, मांगने की हिम्मत। मांगने की हिम्मत, यानी दी आस्क मसल। ये एक मांसपेशी की तरह है। अच्छा। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। एक बहुत गहरी बात कही गई है इसमें। क्या? ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब थी, बल्कि इसलिए कि उनके फाउंडर्स कुछ मांगने से डरते थे, चाहे वो बिक्री हो, मदद हो या सलाह। बिल्कुल। लेकिन 100 रिजेक्शंस इकट्ठा करने का लक्ष्य बनाना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? ज्यादातर लोग तो 2-4 ना सुनकर ही हिम्मत हार जाते हैं। इस मानसिक दीवार को कोई कैसे तोड़े? इसे एक खेल की तरह देखकर। एक खेल? हाँ, जब आप ना को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। हर ना आपको जीत के करीब ले जाता है, हार के नहीं। वाह, मतलब नजरिया ही बदल दिया। हाँ, ये सिर्फ मानसिकता का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ मजेदार चैलेंज भी दिए गए हैं। पहला है डॉलर चैलेंज। किसी के पास जाइए और अपने बिजनेस आइडिया के लिए सिर्फ $1 मांगिए। और मकसद पैसा कमाना नहीं है। नहीं। को साबित करता है कि एक्शन लेना उतना भी डरावना नहीं है जितना हम सोचते हैं। और दूसरा चैलेंज तो और भी मजेदार है, कॉफी चैलेंज। मैं तो सोच रही हूँ कि कल अपनी कॉफी शॉप पर जाकर 10% डिस्काउंट मांगू। हाँ। सबसे बुरा क्या होगा? वो मुझे घूर कर देखेंगे या मना कर देंगे। हाँ, लेकिन जैसा किताब में कहा गया है, ये प्रैक्टिस मेरे आस्क मसल के लिए एक अच्छी वर्जिश होगी। बिल्कुल। और यही मानसिकता का बदलाव पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक बार ये हो गया तो आप आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कॉफी चैलेंज पूरा कर लिया और अब मुझ में ना सुनने की हिम्मत आ गई है। मेरा डर खत्म हो गया है। लेकिन अब इस नई हिम्मत का इस्तेमाल कहाँ करूं? एक अच्छा $1 मिलियन वाला आइडिया कहाँ से आएगा? यहाँ नोआ केगन अपनी एक और गलती से सिखाते हैं। उन्होंने बेटारकेट नाम की एक फैंटेसी स्पोर्ट्स बेटिंग साइट पर बहुत पैसा और समय लगाया। उन्हें लगा कि ये एक शानदार आइडिया है, लेकिन असल में वो बुरी तरह फेल हो गई। जानते हैं क्यों?
क्योंकि शायद उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता था। बिल्कुल, यहीं से कस्टमर फर्स्ट अप्रोच का जन्म होता है। अच्छा। जो बात समझने वाली है वो ये कि ग्राहक को आपके शानदार आइडिया की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी समस्या के समाधान की परवाह है। किताब कहती है कि सबसे सफल बिजनेस हवा में से नहीं आते, वो आपकी या दूसरों की परेशानियों और निराशाओं से निकलते हैं। मतलब आपकी झुंझलाहट असल में बिजनेस के मौके हैं। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो खुद लेखक का एप्सुमो है। उन्हें सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए अच्छी डील्स नहीं मिलती थीं और इसी झुंझलाहट से उन्होंने एप्सुमो की शुरुआत की, जो आज एक $multi-million कंपनी है। मतलब अगली बार जब कोई चीज परेशान करे तो शिकायत करने के बजाय सोचना चाहिए कि क्या इसका कोई बिजनेस बन सकता है। मॉडल। हाँ, ये साबित करने के लिए लेखक ने एक चैलेंज लिया कि वो 24 घंटे में बीफ जर्की मतलब सूखे मांस का बिजनेस शुरू करके दिखाएंगे। और उन्होंने कर दिखाया। मॉडल बहुत सरल है, कमाई माइनस लागत बराबर मुनाफा। रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। हाँ, उदाहरण के लिए अगर आप जॉकी का एक पैकेट $10 में बेचते हैं और उसे बनाने में $5 लगते तो हैं, आपका मुनाफा $5 है। और अगर आपका लक्ष्य $1 मिलियन का मुनाफा कमाना है तो आपको 2 लाख पैकेट बेचने होंगे। ये गणित आपको 1 मिनट में बता देता है कि आपका आइडिया असल में कितना दम रखता है। और अगर शुरुआती हिसाब किताब सही न बैठे तो घबराना नहीं है। यहीं पर रेवेन्यू डायल्स का कॉन्सेप्ट आता है। रेवेन्यू डायल्स? हाँ, इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में कई ऐसे बटन या डायल हैं जिन्हें आप घुमा सकते हैं। जैसे आप कीमत बदल सकते हैं, आप अलग तरह के ग्राहक ढूंढ सकते हैं, या फिर आप लोगों को बार बार खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अच्छा, लगभग हर सफल बिजनेस ने रास्ते में इस तरह के बदलाव किए हैं। तो मानसिकता तैयार है, आइडिया है, मॉडल भी बन गया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। 48 घंटे का मनी चैलेंज। हाँ, और इसका सुनहरा नियम है 48 घंटों के अंदर 3 ऐसे ग्राहक ढूंढना जो आपके आइडिया के लिए पैसे देने को तैयार हो। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है पैसे। सिर्फ तारीफ या वादा नहीं, असली पैसा। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि तारीफ कोई वैलिडेशन नहीं है। सही कहा। लोग अक्सर पोलाइट रिजेक्शन देते हैं, मतलब विनम्रता से मना करते हैं। जैसे, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जरूर खरीदूंगी। हाँ, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तब असलियत सामने आती है। इसीलिए असली वैलिडेशन तभी होता है जब कोई अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर आपको पैसे देता है। मतलब जब तक पैसा हाथ में ना आए तब तक आइडिया सिर्फ एक ख्याल है। बिल्कुल। तो इस आइडिया को हकीकत में परखने के क्या तरीके बताए गए? 3 तरीके हैं। पहला और सबसे ताकतवर है डायरेक्ट प्री सेलिंग। प्री सेलिंग यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले ही लोगों से बात करके पेमेंट ले लेना। जैसे नोआ केगन ने जर्की बिजनेस के लिए अपने दोस्तों और पुराने ग्राहकों को फोन करके पहले ही ऑर्डर ले लिए थे। हाँ, इससे रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका है मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करना, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस या क्रेग्सलिस्ट पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक लिस्टिंग डाल देना। इसमें कोई खर्च नहीं आता और आप तुरंत देख सकते हैं कि लोगों की दिलचस्पी है या नहीं। और तीसरा तरीका है लैंडिंग पेज बनाना। 1 मिनट, लैंडिंग पेज से क्या मतलब है? क्या ये पूरे वेबसाइट बनाने जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंडिंग पेज एक बहुत ही सिंपल सिंगल पेज वेबसाइट होती है। अच्छा। जिसका एक ही मकसद होता है, ये देखना कि कितने लोग आपके आइडिया में दिलचस्पी रखते हैं, या तो अपना ईमेल एड्रेस देकर या प्री ऑर्डर करके। लेकिन किताब बार बार जोर देती है कि असली वैलिडेशन तभी है जब कोई पेमेंट करे। और ये सब 48 घंटों के अंदर करना है, क्योंकि सीमाएं वो रचनात्मकता को जन्म देती हैं। तो अगर 48 घंटों में 3 ग्राहक नहीं मिलते तो? इसका मतलब आइडिया खराब है, उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन ये एक सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। या तो लोग इसे चाहते नहीं, या आप सही लोगों तक नहीं पहुंच रहे। ऐसे में निराश होने के बजाय आपको इसे एक सीख की तरह लेना चाहिए और अपने मॉडल में बदलाव करना चाहिए, या फिर किसी नए आइडिया पर काम करना चाहिए। हाँ, ये जल्दी फेल होने और जल्दी सीखने का तरीका है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 48 घंटे का चैलेंज पूरा हो गया और मेरे पास 3 असली पैसे देने वाले ग्राहक हैं। अब मैं इस छोटे से बीज को एक पेड़ कैसे बनाऊं? 3 से 300 ग्राहकों तक कैसे पहुंचूं? अब बात आती है ग्रोथ की। यहाँ सोशल मीडिया और ईमेल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओके। किताब कहती है सोशल मीडिया एक ऑडियंस बनाने और कनेक्शंस बनाने के लिए है। इसका एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है किताब में। लेखक के पिता के हीरो थे बो जैक्सन, जो एक मशहूर एथलीट थे।
जब लेखक के पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने बो जैक्सन की चैरिटी बो बाइक्स बेमा के लिए मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने अपनी छोटी सी सोशल मीडिया ऑडियंस से उस चैरिटी के लिए मदद मांगी और सिर्फ 3 दिन में हाँ, उनकी कम्युनिटी ने $30,000 जुटा लिए। ये कमाल है। ये दिखाता है कि 10,000 अनजान फॉलोअर्स से बेहतर 100 समर्पित प्रशंसक होते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी कम्युनिटी जो आप पर भरोसा करती है और आपके साथ खड़ी होती है। और ऐसी कम्युनिटी बनाने के लिए आपको अपना एक यूनिक एंगल ढूंढना होता है। आपको 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। कौन से? आप कौन हैं, लोग आपकी क्यों सुने और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इन सवालों का जवाब दे पाते हैं तो आप एक असली कनेक्शन बना पाते हैं, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बढ़ाते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, सोशल मीडिया ऑडियंस बनाने के लिए है, लेकिन असली पंचलाइन है ईमेल मुनाफे के लिए है। ईमेल इज फॉर प्रॉफिट। हाँ। लेखक बताते हैं कि एप्सुमो के शुरुआती ईमेल बहुत बोरिंग और कॉर्पोरेट स्टाइल के थे। अच्छा। बिल्कुल, वो सिर्फ डील के बारे में बताते थे और उनसे कोई खास कमाई नहीं होती थी। फिर उनकी टीम में एक कॉपीराइटर नेविल मेडोरा आए। उन्होंने ईमेल लिखने का तरीका ही बदल दिया। वो मजाकिया, व्यक्तिगत और कहानी वाले अंदाज में ईमेल लिखते थे। हाँ। उनके एक ईमेल में एक मजाक था और उस एक ईमेल से रातों रात एप्सुमो की कमाई 100 गुना बढ़ गई। 1 मिनट, मतलब सिर्फ ईमेल लिखने का अंदाज बदलने से कमाई 100 गुना बढ़ गई? हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। इससे ये भी पता चलता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो कनेक्शन और एंटरटेनमेंट भी खरीदते हैं। सही बात है। यही सबसे बड़ी सीख है। ईमेल लिस्ट एक बिजनेस का सबसे ताकतवर एसेट है, क्योंकि उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, किसी सोशल मीडिया एल्गोरिथम का नहीं। बिल्कुल। फेसबुक या इंस्टाग्राम कल अपने नियम बदल सकते हैं और आपकी पहुंच खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी ईमेल लिस्ट हमेशा आपकी रहेगी। और इस लिस्ट को बनाने और बढ़ाने के लिए 100 का नियम बताया गया है, द लॉ ऑफ 100। हाँ, यह नियम कहता है कि कोई भी काम, चाहे वो ईमेल भेजना हो, वीडियो बनाना हो या कंटेंट लिखना हो, उसे कम से कम 100 बार करें, नतीजों की चिंता किए बिना। जब आप कोई काम 100 बार करते हैं तो आप उसमें बेहतर हो ही जाते हैं। हाँ, ये तो है। परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय लगातार काम करने से सुधार अपने आप आता है। ठीक है, तो बिजनेस चल पड़ा है, ईमेल से मुनाफा आ रहा है, कम्युनिटी बन गई है, तो क्या यही मंजिल है? क्या यही सफलता है? यहीं पर यह किताब सिर्फ एक बिजनेस गाइड से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। कैसे? एप्सुमो से लाखों डॉलर कमाने के बाद भी लेखक खुश नहीं थे। साल 2014 में वो खुद को बहुत खाली महसूस कर रहे थे। इतनी सफलता के बाद भी? हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बेचैन क्यों हैं। वो अपनी इस बेचैनी का जवाब ढूंढने भारत भी आए। और उन्हें जवाब क्या मिला? उन्हें एहसास हुआ कि बिजनेस बनाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि वो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे थे, ना कि अपनी खुशी के लिए। यहीं से एक बड़ी समझ पैदा हुई। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर डिजाइन करने का मौका देती है। अपनी शर्तों पर? हाँ, इसका असली मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना होना चाहिए जो आपकी खुशी को प्राथमिकता दे, ना कि ऐसा जो आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए। इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है, ड्रीम ईयर चेकलिस्ट बनाना। हाँ, यानी एक लिस्ट बनाइए जिसमें वो सब कुछ हो जो कोई अपने आने वाले साल में करना, महसूस करना और पाना चाहता है। इसमें काम, सेहत, व्यक्तिगत जीवन, यात्रा, सब कुछ शामिल हो सकता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आपके विजन को स्पष्ट करने का एक तरीका है, ताकि आप जो बिजनेस बना रहे हैं वो उस जिंदगी को सपोर्ट करे जो। ये ड्रीम ईयर वाली बात मुझे सीधे इस चर्चा की शुरुआत में फ्रीडम नंबर पर वापस ले जाती है। बिल्कुल। मतलब शुरुआत से ही लक्ष्य $1 मिलियन कमाना नहीं है, बल्कि उस जिंदगी को फंड करना है जिसे हम इस ड्रीम ईयर लिस्ट में डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। बिल्कुल। तो ये पूरा सफर सिर्फ एक कंपनी बनाने का नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को डिजाइन करने का है। हाँ, बिजनेस उस डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन वो पूरी जिंदगी नहीं है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे सही मानसिकता, 1 मिनट के बिजनेस मॉडल और 48 घंटे के वैलिडेशन चैलेंज से कोई भी बिजनेस शुरू करने के सफर पर निकल सकता है और फिर उसे ईमेल और एक मजबूत कम्युनिटी के सहारे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि ये सब कुछ उस जिंदगी को बनाने के लिए है जिसे कोई सच में जीना चाहता है। जी, बिजनेस एक साधन है, मंजिल नहीं। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या बिजनेस बनाने का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना या एक बड़ी कंपनी खड़ी करना है,
या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो उस जिंदगी को सपोर्ट करे जिसे कोई सच में जीना चाहता है। और क्या होता है जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं?